हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरई पर सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025, जिसका पेपर कोड है PS04 पॉलिटिकल साइंस है। इसका विषय है भारतीय राजनीतिक एक पर्ची है। भारतीय राजनीतिक एक पर्ची है, पॉलिटिकल साइंस भाग 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीए सेकेंड ईयर की है क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है? तो उत्तर है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है? तो उत्तर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानून प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की गैर कानूनी हिरासत या कारावास की समीक्षा करने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र आह्वान करती है और व्यक्ति के संरक्षण से कैदी को अदालत में लाने का अनुरोध करती हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है कि ऐसा विधेयक है जो मुख्य रूप से कराधान, सार्वजनिक व्यय या सरकार द्वारा उधार लिए गए धन से संबंधित वित्तीय मामलों से संबंधित है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती हैं, केवल 14 दिन तक रोक सकती। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। दक्षिण भारत के 4 प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम हैं द्रविड़ मुन्नेतर कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेतर कड़गम है। 3 नंबर तेलुगु देशम पार्टी, 4 नंबर जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर है? तो उत्तर है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों ही ग्रामीण शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य अंतर है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर लोगों की एक सभा होती है जिसमें गांव की सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण पंचायत के कार्य और निगरानी करती है और महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करती है। और अगला है ग्राम पंचायत एक निर्वाचित निकाय हैं जो ग्राम स्तर पर शासन और विकास कार्यों को संचालित करती हैं। इनमें एक सरपंच और कई पंच सदस्य होते हैं जो गांव के विकास और कल्याण के लिए काम करते हैं। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि ग्राम सभा एक व्यापक भागीदारी वाली संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत एक निर्वाचित निकाय है जो निर्णय लेता और कार्यान्वयन करता है। अगला क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो तरह बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें कई राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने के लिए प्रतिष्ठा करते हैं। इस प्रणाली में कोई भी एक दल अक्सर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए सरकारें अक्सर गठबंधन बनाकर बनाई जाती है। अलग खंड 2 लघुत्तरीय प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो संघीय सदस्यीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। यह सरकार के संसदीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों और कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों और एक तंत्र
और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान संघीय यह है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, लेकिन इसमें कुछ एकात्मक विशेषता भी हैं जिसे आपातकालीन प्रावधान और एकल नागरिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की स्वविवेकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्य की स्वविवेकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, संक्षेप में राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। उसके कई कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। वह राज्य सरकार कामकाज को सुगम बनाने के लिए कानून बना भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा उस राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाना और राज्य के विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी होता है। किस राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड के समय उसका परिविलंबन विराम परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन और प्रहार या लघुकरण की शक्ति होगी। ये राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियाँ हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय को निचली अदालतों की अपीलों पर सुनवाई करने के अधिकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास मिसाल कायम करने की शक्ति है, जिसका अर्थ है उसके फैसलों को भविष्य के मामलों में मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को भी रद्द कर सकता है जिन्हें वह असंवैधानिक बनाता है। संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश प्रतिषेध अधिकरण और उत्प्रेषण की प्रकृति के रिटों के सहित निर्देश आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। न्यायालय के पास लोगों के बीच, लोगों और सरकारों के बीच और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राज्यों और संघीय सरकार से जुड़े मामलों के भी फैसला करता है। और अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, अपना तर्क दीजिए। उत्तर, क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। ये एक ऐसी भावना है जो लोगों को अपने क्षेत्र के प्रति अधिक वफादार बनाती है, जिससे राष्ट्रीय पहचान कमज़ोर होती है। इससे अलगवादी प्रवृत्तियों, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक विषमताएं बढ़ सकती हैं। क्षेत्रीयवाद के कारण राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाली बाधाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। अलगाववादी प्रवृत्तियाँ। क्षेत्रीयतावाद लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति इतनी अधिक निष्ठा पैदा कर सकता है कि वे राष्ट्रीय पहचान को भूलकर अलग होने की मांग करने लगते हैं। राजनीतिक अस्थिरता। क्षेत्रीय दलों को उद्देश्य और उनके द्वारा अपने क्षेत्र के हितों को प्राथमिक देना राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। और आर्थिक विषमताएं। जब कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में अधिक विकसित हो जाते हैं तो इससे आर्थिक विषमता बढ़ जाती है, असंतोष पैदा होता है। राष्ट्रीय एकीकरण में हानिकारक है भाषा और संस्कृति के नाम पर टकराव। क्षेत्रीयवाद के कारण भाषा और संस्कृति के नाम पर भी टकराव हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। संसाधनों का असमान वितरण। क्षेत्रीयवाद के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान हो सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ हो सकता है, जिससे असंतोष और विभाजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये अक्सर मतदान, व्यवहार, टिकट
वितरण और राजनीतिक दलों के गठन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए भारत में राजनीतिक दल अक्सर जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति में संलग्न होते हैं, जहां वे मतदाताओं को लुभाने के लिए उनकी जातिगत पहचान का उपयोग करते हैं। जाति की भूमिका का उदाहरण तो तरह मतदान व्यवहार। मतदाता अक्सर अपनी जाति के आधार पर वोट देते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जातिगत बंधन मजबूत होते हैं। और टिकट वितरण है। राजनीतिक दल अक्सर चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत समीकरणों पर विचार करते हैं ताकि वे अधिक से अधिक जाति को संतुलन किया जा सके। राजनीतिक दलों का गठन। कई राजनीतिक दल जातिगत आधार पर बनाए गए हैं, जैसे कि क्षेत्रीय दल जो किसी विशेष जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला जाति आधारित गठबंधन। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल अक्सर विभिन्न जातियों के बीच गठन बनाते हैं। और अगला है जातिगत आरक्षण। जातिगत आरक्षण जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा न कि राजनीतिक में जाति की भूमिका बढ़ाया, क्योंकि यह राजनीतिक दलों की जाति के प्रति संवेदनशीलता बनाता है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताया गया। इसमें संशोधन संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक को प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत या उपस्थित को मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कुछ मामलों में संघीय प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। इसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद संशोधन अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, राज्य विधानसभा में नहीं। यह विधेयक किसी भी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता बताइए। तो उत्तर है भारतीय दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय दलों का महत्व, गठबंधन सरकारें और विचारधाराओं का मिश्रण। भारत में कई राजनीतिक दल हैं जिनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय दोनों के प्रकार दल शामिल होते हैं। गठबंधन सरकारें अक्सर बनती हैं और क्योंकि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल होता है। इसके अलावा भारतीय राजनीति में विभिन्न विचारधाराओं का मिश्रण देखा जाता है, जिससे दलों के बीच जटिल संबंध बनते हैं। विस्तार में बहुदलीय प्रणाली। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और यह प्रणाली विभिन्न विचारधाराओं और हितों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करती है। और क्षेत्रीय दलों का महत्व। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह दल क्षेत्रीय मुद्दों को, हितों को उठाना है और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कई बार राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर सरकार बनाते हैं। गठबंधन सरकार। भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का बनना एक आम बात है, क्योंकि किसी दल को संपूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल होता है। इसलिए विभिन्न दलों को मिलकर सरकार बनानी पड़ती है। इससे दलों के बीच समझौता या सहयोग की आवश्यकता होती है। विचारधाराओं का मिश्रण। भारतीय राजनीति में विभिन्न विचारधाराओं का मिश्रण देखा जाता है। कुछ दल वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं, कुछ दक्षिणपंथी। इसके अलावा कुछ दल धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मिश्रित भारतीय राजनीति को जटिल, गतिशील बनाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की राजनीति पर प्रकाश डालिए। राजस्थान की राजनीति भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी विशिष्ट विशेषता, जटिलताओं के लिए जाना जाता है। राजस्थान का एक बड़ा विविध राज्य है, जिससे विभिन्न जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय समूह हैं।
राजस्थान की राजनीति की विशेषता जातिगत राजनीति। राजस्थान में जातिगत राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न जातीय समूह के अपने राजनीतिक दल और नेता हैं। क्षेत्रीय समानताएं। राजस्थान में क्षेत्रीय असमानता एक बड़ा मुद्दा है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति अलग अलग है, जिससे राजनीतिक तनाव पैदा होता है। अलग किसान राजनीति। राजस्थान में किसान राजनीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राज्य के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं और विकास हितों की रक्षा करना राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा चुनौती है। प्रमुख राजनीतिक दल, जिसमें दल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा राजस्थान में एक प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसे राज्य में कई बार सरकार बनाई है। 2 नंबर है भारतीय राज्य कांग्रेस ही राजस्थान में एक प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसने राजस्थान में कई बार सरकार बनाई। और चुनौती और अवसर, कौन चुनौती और अवसर है? तो विकास की चुनौतियाँ। राजस्थान में विकास की चुनौती एक बड़ा मुद्दा है। राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता होती है। राजनीतिक स्थिरता। राजस्थान में राजनीतिक स्थिरता एक बड़ा मुद्दा है। राज्य कई बार सरकारें बदलती है, जिससे विकास की गति धीमी हो जाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो राजस्थान की राजनीति एक जटिल और विविध विषय है, जिसमें जातिगत राजनीतिक, क्षेत्रीय असमानताएं, किसान राजनीतिक जैसे मुद्दे शामिल है। राज्य के राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना होगा, जो राज्य के विकास के काम करना होगा। राज्य के विकास के लिए काम करना होगा। अगला क्वेश्चन है खंड से। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। विवेचना कीजिए कि क्या यह सार्वभौम व्यवस्थापिका है। तो उत्तर है लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, जो देश की विधायी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी शक्तियाँ और कार्य का परीक्षण करने से पता चलता है कि यह शक्तिशाली विधायी निकाय है, लेकिन इस शक्तियों के कुछ प्रतिबंध भी हैं, जिसमें लोकसभा की शक्तियाँ हैं। विधायी शक्ति। लोकसभा के पास विधेयक को पारित करने और कानून बनाने की शक्ति है। यह विविध विषय पर कानून बना सकती हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दे। वित्तीय शक्ति। लोकसभा के पास वित्तीय मामलों में निर्णय लेने की शक्तियाँ हैं, जैसे कि बजट और करों के संबंध में। 3 नंबर नियंत्रण और निरीक्षण। लोकसभा के पास सरकार की कार्य की निगरानी करने के लिए और उसे जवाबदेह ठहराने की शक्ति है। यह प्रश्न पूछकर बहस करके जांच समितियों के माध्यम से सरकार के कार्य की जांच कर सकती हैं। नियुक्तियों की मंजूरी। लोकसभा के पास कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की मंजूरी देने की शक्ति है, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। अगला लोकसभा सार्वभौम व्यवस्थापिका है। कौन सी? तो लोकसभा को सार्वभौम व्यवस्थापिका नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसकी शक्तियाँ कुछ प्रतिबंध हैं। संविधान की सीमाएं। लोकसभा की शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यह संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करते हैं। इसकी शक्तियों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। राज्यसभा का भूमिका। राज्यसभा जो संसद का ऊपरी सदन है और विधायिक प्रक्रिया में भाग लेती है और कुछ मामलों में लोकसभा के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। 3 नंबर न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका के पास यह जांच करने की शक्ति है कि क्या लोकसभा द्वारा पारित कानून संविधान के अनुरूप है। यदि कोई कानून असंवैधानिक पाया जाता है तो उन्हें न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती हैं। इसका निष्कर्ष है लोकसभा एक शक्तिशाली विधायिक न्यायिक है, लेकिन इसकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध हैं। यह संविधान के प्रावधान के अनुसार काम करती है। इसकी शक्तियाँ का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। इसलिए लोकसभा का सार्वभौम व्यवस्थापिका नहीं मानी जाती है।
व्यवस्थापिका नहीं मानी जा सकता है। लोकसभा का सार्वभौम व्यवस्थापिका नहीं माना जा सकता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही चुनावी राजनीति पर निबंध लिखिए। भारत में राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही चुनावी राजनीति पर निबंध लिखिए। तो उत्तर है, भारत में राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही चुनावी राजनीति ये जटिल बहुस्तरीय मुद्दा है, जो चुनावी राजनीति में राजनीतिक दल विभिन्न राजनीतियों और तरीकों का उपयोग करते हैं ताकि मतदाता का आकर्षित कर सके, चुनाव जीत सके। चुनावी राजनीति को विशेषता, भारत में चुनावी राजनीति की कुछ विशेषता है। पहला, जातिगत राजनीति। भारत में जातिगत राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल अक्सर जातिगत पहचान का उपयोग करके मतदाता का आकर्षण करने का प्रयास करते हैं। वोट बैंक की राजनीति, राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति का उपयोग करके मतदाता को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और विभिन्न समूह को लुभाने के लिए विभिन्न वादे घोषणाएं करते हैं। मीडिया की भूमिका, मीडिया चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल मीडिया का उपयोग करके अपने संदेश को मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चुनावी राजनीति के प्रभाव, तो चुनावी राजनीति के प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। यदि कोई दल चुनाव जीतने के लिए अनैतिक तरीकों का उपयोग करता है तो इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। भ्रष्टाचार, चुनावी राजनीति में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक दल अक्सर चुनाव जीतने के लिए अनैतिक तरीकों का उपयोग करते हैं। मतदाताओं की अपेक्षाएं, चुनावी राजनीति मतदाताओं की अपेक्षा को बढ़ा सकती हैं। यदि राजनीतिक दल वादे करते हैं और वो भी पूरा नहीं कर सकते तो इस मतदाताओं की निराश पैदा हो सकती है। इससे मतदाताओं की निराशा पैदा हो सकती है। निष्कर्ष है, भारत में चुनावी राजनीति में एक जटिल बहुस्तरीय मुद्दा है। राजनीतिक दलों का चुनाव जीतने के लिए विभिन्न राजनीतिक तरीकों का उपयोग करना पड़ता है। हालांकि चुनावी राजनीति के प्रभाव को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, मतदाताओं की अपेक्षाएं। राजनीतिक दलों को उन मुद्दों का समाधान करने के लिए काम करना चाहिए और मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, बालाजी क्लासेस भी रही। क्वेश्चन है, वर्तमान गठबंधन की राजनीति में स्थायी शासन का विकास नहीं, वर्तमान में गठबंधन की राजनीति ही स्थायी शासन का विकल्प हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो तेरा वर्तमान में गठबंधन की राजनीति एक वास्तविकता है जो स्थायी शासन का एक विकल्प हो सकती है। गठबंधन की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समझौता और सहयोग होता है, जिससे सरकार का गठन होता है। गठबंधन की राजनीति के कुछ लाभ, गठबंधन की राजनीति के कुछ लाभ, तो उत्तर है विभिन्न विचार का समावेश। गठबंधन की राजनीति में विभिन्न विचारधारा वाले दलों के बीच समझौता होता है, जिससे विभिन्न दृष्टिकोण को शामिल किया जा सकता है। स्थिरता और संतुलन, गठबंधन की राजनीति में विभिन्न दलों के बीच संतुलन होता है, जिससे सरकार की स्थिरता बढ़ सकती है। क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों का समाधान, गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय और स्थानीय दलों की भागीदारी होती है, जिससे क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों का समाधान हो सकता है। गठबंधन की राजनीति के कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अस्थिरता और मतभेद, गठबंधन की राजनीति में विभिन्न दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, जिससे सरकार की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। निर्णय लेने में कठिनाई, गठबंधन की राजनीति में विभिन्न दलों के बीच सहमति बनाने में कठिनाई हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है।
निष्कर्ष है इसका, गठबंधन की राजनीति एक जटिल चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया लेकिन यह स्थायी शासन का विकल्प है। गठबंधन की राजनीति एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है लेकिन यह स्थायी शासन का विकल्प है हो सकती हैं। गठबंधन की राजनीति में विभिन्न दलों के बीच समझौता और सहयोग होता है जिससे सरकार का गठन होता है। विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि गठबंधन की राजनीति के लिए मौजूद नेतृत्व और प्रभावी स्वाद की आवश्यकता होती है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। और इस क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।